खबरदार तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है त्रिशूल। 1978 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार और हेमा मालिनी ने निभाई है, जबकि इस फिल्म के मुख्य खलनायक की भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है। इसके अलावा इस फिल्म में सचिन, वहीदा रहमान, इफ्तिकार आदि कलाकारों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक तरफ जहां भावनात्मक दृश्यांकनों के लिए जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें प्यार के रोमांटिक गाने और मार धाड़ भी दिखाए गए हैं। इस फिल्म के डायलॉग की बात करें तो इस फिल्म के कुछ प्रमुख डायलॉग हैं। माँ, नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत देखना चाहती हूँ, हिम्मत। ये दुनिया बड़ी तंग दिल है बेटे, ये कमजोरों को जीने नहीं देती, तुम कमजोर कभी मत बनना। मेरे पास तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दी हुई शक्ति है माँ। चाहे सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारा बेटा कमजोर कभी नहीं होगा। जब इससे तुम्हें फायदा हो रहा था, तो फिर इसकी उजागर कर तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? क्यों इस बात को उजागर कर तुम नुकसान उठाने पर आ गए? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये बात आपकी समझ में आएगी भी नहीं राखी साहब। कुछ चीजें व्यापार के नफा नुकसान से ऊपर की होती है। इस फिल्म में कई श्रुति मधुर गाने भी थे। इस गाने के संगीतकार खयाम थे और इसके गीतकार साहिर लुधियानवी थी। इनके गीतों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार, येसुदास और नितिन मुकेश ने। बात इस फिल्म के कुछ गाने को किया जाए तो आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आँखों को कमल कहते हैं, आपकी मद भरी आँखों को कमल कहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, तुमको हंसी लगती हूँ, इसे नजरों की अमानत का अमल कहते हैं। मुहब्बत बड़े कम की चीज है, कम की चीज है, मुहब्बत बड़े कम की चीज है। कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। चाहे रोके दुनिया सारी, उस पर कर दो सब कुछ वारी, जो हो यार अपना। कहते डरती हो, दिल में मरती हो, जाने मन कमाल करती हो, जाने मन कमाल करती हो। गपुच गपुच गम गम, चिक 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 कम कम, गपुच गपुच गम गम, ए सनम हम दोनों प्यार करें जन्म जन्म, गपुच गपुच गम गम। तो आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी।
फिल्म त्रिशूल की कहानी राजकुमार गुप्ता, जिसकी भूमिका संजीव कुमार ने निभाई है, और शांति, जिसकी भूमिका वहीदा रहमान ने निभाई है, के बीच संगीत के माध्यम से एक दूसरे के प्रति प्यार के प्रदर्शन से होता है। राजकुमार गुप्ता सेठ दीनदयाल, जिसकी भूमिका मनमोहन कृष्ण ने निभाई है, के कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर का काम करता है। सेठ दीनदयाल राजकुमार गुप्ता की कार्यशैली से बहुत प्रभावित है और अक्सर उसे कंपनी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए अपने दफ्तर में बुलाते रहता है। एक दिन सेठ दीनदयाल राजकुमार गुप्ता से कहता है कि वह उसके घर कल आयोजित होने वाली पार्टी में अपनी मां को लेकर आए। राजकुमार गुप्ता सेठ दीनदयाल की उस पार्टी में अपनी मां को लेकर आता है। सेठ दीनदयाल से अपनी मां का परिचय कराने के बाद वह सेठ दीनदयाल से यह कहकर कि एक दूसरे आर्किटेक्ट से मिलने जाना है, पार्टी के दौरान ही उसे कुछ बातें भी कर लूँगा। यहाँ सेठ दीनदयाल राजकुमार गुप्ता की मां, जिसकी भूमिका सुधा चोपड़ा ने निभाई है, से इस बात का खुलासा करता है कि राजकुमार गुप्ता उसे बेहद पसंद है और वह अपनी एकलौती बेटी कामनी, जिसकी भूमिका गीता सिद्धार्थ ने निभाई है, की शादी राजकुमार से करना चाहता है। साथ ही वह उसे अपनी कंपनी में 50% का हिस्सेदार भी बनाना चाहता है। इस बात से अनजान राजकुमार गुप्ता अपनी प्रेमिका शांति के साथ पहले की ही तरह मिलता जुलता रहता है और उसके संग ब्याह कर अपना घर बसाने का स्वप्न देखता है। एक दिन जब दोनों चाय पी रहे थे, तब शांति ने उससे कहा कि आखिर हम लोग कब तक ऐसे ही छिप छिप कर प्रेम करते रहेंगे? तुम अपनी माँ से मुझ संग अपनी शादी की बात क्यों नहीं कर लेते हो? शांति की बात मानकर एक दिन शांति को लेकर वह अपनी माँ के पास आता है और शांति से प्यार करने की बातें करते हुए उससे शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। प्रकट रूप में उसकी माँ भी उसके इस फैसले की तारीफ करती है और तब राजकुमार गुप्ता शांति से अपनी माँ के पैर छूने के लिए कहता है। माँ उसे आशीर्वाद भी देती है और राजकुमार से उसे उसके घर तक छोड़ने की बात करती है। शांति को छोड़कर जब राजकुमार वापस अपने घर लौटता है तो यहाँ वह अपनी माँ को एक दूसरे ही रूप में पाता है। वह उसके इस निर्णय को सही नहीं मानती है। हालांकि वह शांति में कोई दोष नहीं बताती है और उसे एक अच्छी पत्नी और बहू के सर्वगुण संपन्न लड़की बताती है, लेकिन वह चाहती है कि राजकुमार के पास ढेर सारी दौलत हो जो शांति से हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि शांति एक क्लर्क है। वह राजकुमार की शादी सेठ दीनदयाल की बेटी कामनी गुप्ता से करने की बात करती है। तब राजकुमार कहता है कि तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए कहाँ से? इस पर वह कहती है कि यह विचार मेरा नहीं बल्कि सेठ दीनदयाल का है और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे और कामनी की शादी और अपने व्यवसाय में 50% हिस्सेदारी देने की बात बताई थी। माँ के जिद के आगे ना चाहते हुए भी राजकुमार सेठ दीनदयाल की बेटी कामनी से विवाह करता है। खूब धूमधाम से आयोजित इस पार्टी के पास जब सेठ दीनदयाल अपनी कंपनी के निदेशकों की बैठक बुलाकर कंपनी की 50% हिस्सेदारी राजकुमार गुप्ता के नाम से करने की बात कर रहे होते हैं, तभी उसे शांति के द्वारा भेजा गया एक विजिटिंग कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को देखते ही वह मीटिंग को छोड़कर शांति से मिलने के लिए चला आता है। शांति उसे शादी की बधाई देते हुए उलाहना देती है कि तुमने तो मुझे अपनी शादी की सूचना तक नहीं दी। ऐसा कर वहाँ से वापस अपने घर लौटने लगती है, लेकिन फिर वह मुड़कर राजकुमार को बताती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके बाद वह वहाँ से अपने घर चली जाती है। इधर राजकुमार गुप्ता मीटिंग में आकर 50% की हिस्सेदारी मिलने वाली एग्रीमेंट पर दस्तखत करता है और उसके बाद वहाँ से सीधे शांति के पास चला जाता है। शांति यहाँ इस शहर को छोड़ने के लिए अपने कपड़े संभाल रही होती है। दरवाजे पर खड़ा शांति को कपड़ा संभालते देख राजकुमार गुप्ता उससे पूछता है, क्या अंदर आने नहीं कहोगी? तब शांति उसे अंदर आने के लिए कहती है। यहाँ राजकुमार गुप्ता शांति से कहता है कि मैंने किस मजबूरी में यह शादी की है उसे तुम नहीं समझोगी। इस पर शांति कहती है कि तुम्हें चलते चलते 2 रास्ते मिले और तुमने उसमें से एक रास्ते को चुन लिया। ऐसे में अब मैं बचे हुए रास्ते पर चलूँगी। हालांकि राजकुमार शांति के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके इसी शहर में रहने, खाने पीने और बच्चे की लालन पालन की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद लेने का प्रस्ताव रखता है। इस पर शांति कहती है कि तुम अपनी आत्मा की अपराध बोधग्रस्तता से मुक्त होने के लिए ये सारी बातें कर रहे हो। ऐसे में मुझे तुम्हारे किसी भी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ कहीं रहूँगी अपने प्यार की निशानी इस बच्चे को जन्म दूंगी और उसका लालन पालन कर उसे योग्य व्यक्ति बनाऊंगी। इसके बाद वह वहाँ से एक दूसरे शहर में आ जाती है और अपने बच्चों को जन्म देती है। इस बच्चे का नाम वह विजय रखती है। विजय की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है। वह मेहनत मजदूरी कर खुद को विजय को पालती है। वह विजय को बड़े छुटपन से ही कामों में लगा देती है ताकि काम कभी उसके लिए बोझ नहीं बने और वह बड़ा बनने के लिए हमेशा काम करते रहे।
बड़ा होकर विजय एक माइंस में काम कर रहा होता है। यहाँ वह डायनामाइट में विस्फोट करने का काम करता है। विस्फोट करने का तरीका उसका कुछ ऐसा है कि उसके साथी उसे देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि लगता ही नहीं कि तुम डायनामाइट विस्फोट कर रहे हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम कोई खेल खेल रहे हो। इस पर विजय कहता है कि बचपन से ही खतरों से खेलते खेलते अब तो खतरा ही उसे देखकर दूर भाग जाता है। विजय अभी दोस्तों के संग यह बातचीत कर ही रहा था कि तभी उसे एक लड़के ने उसकी माँ के बीमार होने की बात बताई। विजय दौड़ता हुआ वहाँ चला जाता है। यहाँ वह अपनी माँ को मृत्युशैया पर लेटा पाता है। विजय को आया जान उसकी माँ उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाती है। वह इसे याद दिलाती है कि वह दुनिया कमज़ोरों को जीने नहीं देती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कमज़ोर बनो। मैंने तुम्हें जो बनने का ख्वाब देखा है, उम्मीद है तुम उस ख्वाब को पूरा करोगे। ऐसा कहते हुए वह विजय के हाथों में अपनी निशानी थमा देती है और उसके कंधे पर ही हाथ रखे रखे दम तोड़ देती है। अपनी माँ को चेतावनी देते हुए विजय को अपनी माँ से किए हुए हर वायदे याद आते हैं और तब वह यह कहते हुए कि अब तक तो उसकी माँ के प्यार ने उसे जकड़ रखा था, लेकिन अब वह उसे अपनी माँ के साथ किए विश्वासघात का बदला लेने आ रहा है। और ऐसा कह वहाँ से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाता है। यहाँ वह राजकुमार गुप्ता के आलीशान कार्यालय को देखता है। राजकुमार गुप्ता यहाँ अपने कार्यों को लेकर काफ़ी व्यस्त रहता है। तभी उसके घर से उसकी पत्नी कामिनी का एक फ़ोन उसके पास आता है। कामिनी उसे याद दिलाते हुए कहती है कि आज अपना बेटा शेखर गुप्ता, जिसकी भूमिका शशि कपूर ने निभाई है, वह लंदन से वापस घर लौट रहा है। आप उसे लेने एयरपोर्ट नहीं जाएंगे? इस पर वह अपनी सेक्रेटरी गीता, जिसकी भूमिका राखी ने निभाई है, उससे आज के अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। गीता उसे बताती है कि आज रात तक लगातार उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर कई प्रमुख लोगों से मिलने का कोई न कोई कार्यक्रम है। तब वह वापस अपनी पत्नी कामिनी को फ़ोन कर बताता है कि आज उसे फुर्सत नहीं मिल पाएगी। ऐसे में वह बबली यानी कुसुम गुप्ता, जिसकी भूमिका पूनम ढिल्लों ने निभाई है, उसे लेकर शेखर को लेने एयरपोर्ट पर चली जाए। उसकी पत्नी इसके लिए हामी भरती है और वह फिर काम में जुट जाता है। निर्धारित समय पर शेखर जिस विमान से आ रहा है वह हवाई अड्डे पर उतरता है। शेखर की बहन बबली उसे देखकर भैया भैया चिल्लाती है, लेकिन शेखर कविता नाम की एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आता है। कविता उसके इस मनोभाव को समझती है, लेकिन जब तक उसका रिसीवर वहां पर नहीं आ जाता है तब तक समय काटने और अपना सामान ढुलवाने के उद्देश्य से उसे फ्लर्ट करते रहती है और रिसीवर के आते ही अपना सामान लेकर उसके संग चली जाती है। बाद में शेखर को अपने स्पीटे हुए स्मार्टनेस पर झेप आती है। तभी वह अपनी बहन बबली और माता कामिनी को सामने पाता है। फिर वह पिता के न आने को लेकर उसका कारण भी खुद ही बता देता है कि पिताजी अपने व्यवसाय के कामों में व्यस्त होंगे। फिर वह वहाँ से घर आने के बाद अपने पिता से मिलने आरके कंस्ट्रक्शन में जाता है। यहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारा यह ऑफिस है। फिर वह यह कहते हुए कि मैंने तुम्हें जबरन लंदन जिस बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए भेजा था, वो आज तुम्हारे बहुत काम आएगा। और ऐसा कहकर वह अपना बड़प्पन लूटने का प्रयास करता है। फिर वह शेखर को बताता है कि उसकी एक ज़मीन जो उसने 5 वर्ष पहले 3 लाख में खरीदी थी और जिसकी कीमत अभी 5 लाख के आसपास हो गई होगी, उस पर एक बदमाश ने कब्जा कर लिया है। इस पर शेखर कहता है कि उस बदमाश ने कब्जा कर लिया और आपने कुछ नहीं किया। इस पर आरके गुप्ता बताता है कि उसने उस पर केस कर दिया है, लेकिन 6 साल हो गए, अदालत अभी तक उस ज़मीन को मुझे वापस नहीं दिलवा पाई है। इस बीच आरके कंस्ट्रक्शन में रिसेप्शन पर बैठी गीता के पास विजय आता है और आरके गुप्ता से मिलने की बात करता है। गीता उसे बताती है कि आरके गुप्ता से मिलने के लिए उससे पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। ऐसे में आज आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तब विजय गुप्ता बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे एक बार फ़ोन लगाकर बात कर लेने की सलाह देता है। इस पर जब वह फ़ोन लगाकर आरके गुप्ता से बात कर रही होती है और आरके गुप्ता यह कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है, तब विजय गीता से फ़ोन लेकर राजगोपाल गुप्ता से कहता है कि आप 5 मिनट मेरे लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और इससे आपको 5 लाख रुपये की हानि होगी। तब आरके गुप्ता उसे गीता से भेज देने के लिए कहता है। विजय जब आरके गुप्ता के कक्ष में पहुंचता है तब आरके गुप्ता उसे घूर कर देखता है और उसके आने का कारण पूछता है। विजय उसे उस ज़मीन के बारे में बताता है कि जो ज़मीन आपने खरीदी थी और उस पर एक अपराधी का कब्जा है, मैं उसे लेना चाहता हूँ। इस पर आरके गुप्ता उस पर चल रहे मुकदमे के बावजूद अभी तक खाली नहीं होने और अपराधी के ही कब्जे में रहने की बात बताते हुए उसका वर्तमान मूल्य 1 कौड़ी भी नहीं होने की बात कहते हुए पूछता है कि क्या वह अब भी उस ज़मीन को खरीदना चाहेगा।
इस पर विजय फिर भी इस ज़मीन को खरीदने की बात पर हामी भरता है। विजय बताता है कि इसमें उसके पॉकेट में यद्यपि 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है, तथापि वह 15 दिन के अंदर उसके 5 लाख रुपये चुका देगा। तब आर.के. गुप्ता अपने दूसरे सेक्रेटरी भंडारी को वहाँ बुलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहता है, जिसमें मुख्य रूप से यह वर्णित हो कि 15 दिन के अंदर इस ज़मीन का 5 लाख रुपया नहीं देने की स्थिति में विजय पर फ्रॉड का मुकदमा चलेगा। आर.के. कंस्ट्रक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद विजय उस ज़मीन पर आता है और अपराधियों के सरगना से वह ज़मीन अगले दिन 11 बजे तक खाली कर देने की बात करता है। इससे गुस्सा कर अपराधी का वह सरगना विजय को एक घूंसा मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन खून पोंछकर विजय उस दिन बिना उससे लड़ाई किए सिर्फ यह याद रखने के लिए कहता है कि याद रहे अगले दिन 11 बजे तक यह ज़मीन खाली हो जानी चाहिए। यहाँ से विजय एक फाइनेंसर बलवंत राय, जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है, उसके पास जाता है और उसे ज़मीन के बदले 5 लाख रुपये देने की बात करता है। बलवंत राय उससे पूछता है कि तुम्हें यकीन है कि वह अपराधी उस ज़मीन को खाली कर देगा। इस पर विजय फिर वही बात दोहराता है, कल 11 बजे तक। इस पर बलवंत विजय से पूछता है कि फिर वह उसके रुपये कैसे वापस करेगा। तब वह कहता है कि इस पर वह एक आलीशान बिल्डिंग बनाएगा और उसे बेचकर इसके पैसे भी चुका देगा और आर.के. कंस्ट्रक्शन को भी नीचा दिखाएगा। अगले दिन 11 बजे से कुछ देर पहले जब अपराधियों का यह ग्रुप अपने अड्डे पर दारू पी रहा होता है, तब उसमें ज़्यादातर अपराधी बार बार घड़ी की ओर देखता है और कहता है कि 11 बजने वाला है। तब अपराधियों का सरगना यह कहता है कि वह नहीं आएगा, क्योंकि उसे भी अपनी जान प्यारी है। इन लोगों की बोली अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि सामने से एम्बुलेंस से विजय उतरते हुए दिखता है और इन लोगों की तरफ देखते हुए 11 बज जाने की बात करता है। तो अपराधी का सरगना उसे एक जोरदार घूंसा मारता है, लेकिन विजय फिर भी उसे 11 बजने की बात याद कराता है और इसके बाद अपराधियों और विजय के बीच जमकर मारपीट होती है और अंत में विजय सबको मार पीट कर वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद विजय 5 लाख रुपये का एक चेक लेकर आर.के. कंस्ट्रक्शन में जाता है, जहाँ वह शेखर से टकरा जाता है। तब गीता शेखर का परिचय विजय से कराते हुए बताती है कि शेखर आर.के. गुप्ता का बेटा है। तब विजय वह चेक शेखर को देने लगता है। पहले तो शेखर यह कहकर कि यह चेक पिताजी का है तो पिताजी को ही दें, इस चेक को लेने से इनकार करता है। लेकिन जब विजय यह कहता है कि उसके लिए दोनों ही बातें बराबर है, चाहे चेक पिता को दिया जाए या बेटा को, तब शेखर उस चेक को ले लेता है और विजय वहाँ से चला आता है। पिता के आने पर शेखर विजय के बारे में अपने पिता से बताता है कि उसने एक चेक दिया है, वह एक होनहार युवक है। इस पर उसके पिता आर.के. गुप्ता यह बताते हैं कि वह सिर्फ होनहार ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से काम के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि वह एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और देखो अभी 10 दिन शेष रहते हुए उसने चेक देकर कर्ज की राशि लौटा दी है। इसके बाद विजय खाली कराए हुए ज़मीन पर से आर.के. कंस्ट्रक्शन के लगे बोर्ड को हटाकर वहाँ शांति कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा देता है। एक दिन शेखर के ऑफिस में रवि, जिसकी भूमिका सचिन ने निभाई है, नाम का एक लड़का नौकरी के लिए आता है। शेखर उसके रिज्यूमे को देखकर हर चीज़ अच्छा बताता है, लेकिन कहता है कि उसके पास अनुभव नहीं है। इस पर रवि कहता है कि अनुभव तो उसे तब होगा जब कोई उसे काम दे, और इस सिलसिले में भी वह यहाँ काम लेने ही आया है। उसकी बातों से प्रभावित होकर शेखर उसे नौकरी पर रख लेता है। तब रवि खुशी खुशी अपनी प्रेमिका कुसुम गुप्ता, जो शेखर की बहन है, से मिलने चला जाता है। यहाँ कुसुम गुप्ता यानी बबली उसे कहती है कि तुमने मुझसे सिफारिश करवा लिया होता तो यह नौकरी तुझे आसानी से मिल जाती। इस पर रवि कहता है कि वह सिफारिश के आधार पर नौकरी करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी योग्यता के बल पर नौकरी ली। नौकरी करते वक्त वह यह भूल जाएगा कि वह तुम्हारा प्रेमी है, और तुमसे प्रेम करते वक्त यह भूल जाएगा कि वह तुम्हारे पिता की कंपनी का एक मुलाजिम है। एक दिन शेखर व्यापार के सिलसिले में एक दूसरी कंपनी में उसकी जनरल सेक्रेटरी से बात करने जाता है। यहाँ जब वह जनरल सेक्रेटरी के रूप में शीतल, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, को देखता है तो अपनी बातूनी स्वभाव के कारण उससे दोस्ती करने में सफल हो जाता है और फिर उसे लेकर लंच ब्रेक में जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। आर.के. कंस्ट्रक्शन को मात देने के उद्देश्य से विजय उसके महत्वपूर्ण लोगों को अपने पक्ष में लेकर उसकी अंदरूनी बातें, खासकर उसके द्वारा डाले जाने वाले टेंडर की राशि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में जुट जाता है। इस क्रम में एक दिन वह गीता को रास्ते में, जबकि वह कार्यालय जा रही थी, अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है,
लेकिन जैसे ही वह गीता से आरके कंस्ट्रक्शन के द्वारा लिए गए टेंडर में भरी जाने वाली राशि को लेकर सवाल करता है, वैसे ही गीता भड़क जाती है और उसे गाड़ी को रुकवा कर यह कहते हुए उससे उतर जाती है कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता है। इस बीच आरके कंस्ट्रक्शन का एक दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति भंडारी, जिसकी भूमिका परवेज ने निभाई है, उसे एक गुंडा गंगू परेशान कर रहा होता है। वह भंडारी के उस भेद को कि वह अपनी पत्नी के अलावा यहाँ एक दूसरी औरत को रखे हुए है की जानकारी उसकी पत्नी और परिवार वाले को देने की धमकी देकर उससे रुपया ऐंठता रहता है। एक दिन जब गंगू भंडारी से रुपया ऐंठ कर निकल रहा था, तभी भंडारी के पास विजय आ जाता है और गंगू से उसे राहत दिलाने की बात करता है। इसके बदले में वह भंडारी के समक्ष यह शर्त रख देता है कि वह आरके कंस्ट्रक्शन के द्वारा विभिन्न टेंडरों में भरे जाने वाली राशि को उसके समक्ष प्रकट कर देगा, ताकि वह उससे कुछ कम राशि पर टेंडर भरकर इसका ठेका ले सके। भंडारी को वह कुछ पैसे देने की भी बात करता है और तब भंडारी के राजी होने पर विजय गंगू बदमाश के अड्डे पर जाता है और मार पीट कर उसे भंडारी के रास्ते से हट आने से रोक देता है। इसके बाद भंडारी उसे राज कंस्ट्रक्शन का राज बताने लगता है, जिससे शांति कंस्ट्रक्शन को फायदा होता है और आरके कंस्ट्रक्शन को नुकसान होने लगता है। एक दिन गीता यानी बबली जो कुसुम के साथ मार्केटिंग कर रही होती है, तभी वहाँ विजय जाता है। विजय गीता को अपनी तरफ से मन साफ कर लेने के लिए कहता है। वह कहता है कि उस दिन मेरे लिए अपनी कंपनी से दगाबाजी कर काम करने से इनकार कर आपने मेरे दिल में अपने लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। तब तक बबली सामान खरीद चुकी होती है। गीता विजय का परिचय बबली से कराते हुए उसे गाड़ी में जाकर बैठने और खुद बिल चुका कर आने की बात कहकर बिल चुकाने चली जाती है। लेकिन जब वह वापस लौट रही होती है, तब आरके गुप्ता उसे विजय के साथ देख लेते हैं, जिससे भी उसके मन में इस बात की शंका होती है कि हो न हो गीता ही उसके टेंडर की राशि विजय को बता दे रही है। एक दिन भंडारी विजय के कार्यालय में आकर फिर उसे एक नई जानकारी देने की बात करता है। आरके कंस्ट्रक्शन के द्वारा उस काम के लिए तैयार किए गए टेंडर की कॉपी उसे देते हुए उसके बदले में वह कुछ रुपये लेता है। टेंडर की राशि की लीक हो जाने के कारण एक बार फिर आरके कंस्ट्रक्शन के हाथ से यह ठेका निकलकर शांति कंस्ट्रक्शन के हाथ में चला जाता है। आरके गुप्ता इसके लिए गीता को कसूरवार समझता है और गीता को बुलाकर उस पर यह आरोप लगाकर उसकी सफाई पर ध्यान दिए बिना ही तत्काल उसे अपने कार्यालय से बर्खास्त कर देता है। इसके बाद एक तीसरी योजना को लेकर जब भंडारी विजय से मिलता है, तो विजय उससे पूछता है कि अब तक तो आरके गुप्ता को इस बात की भनक लग गई होगी कि उसके ऑफिस से गोपनीय सूचनाएं लीक हो रही है, खासकर टेंडर से जुड़ी सूचनाएं। इस पर भंडारी कहता है कि वह तो हो रहा है, लेकिन मैं भी सदा हुआ खिलाड़ी हूँ, मेरे ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। उल्टे गीता जो इस मामले में कहीं से भी शामिल नहीं है, वह नाहक इस आरोप में बर्खास्त कर दी गई है। भंडारी के मुंह से यह सुन विजय गुस्सा जाता है और लगभग उसे घसीटते हुए आरके कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में लाता है, जहां इस समय आरके गुप्ता और सर के कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। वह भंडारी का पोल खोलते हुए गीता को निर्दोष बताता है। इस पर आरके गुप्ता विजय से पूछता है कि तुम्हें तो भंडारी के इस काम से फ़ायदा ही हो रहा था, फिर तुमने इसे उजागर क्यों कर दिया। इस पर विजय कहता है कुछ बातें नफ़ा नुकसान से ऊपर की होती है, ये बातें आपकी समझ में नहीं आएगी। ऐसा कहकर विजय वहां से चलकर गीता के पास आ जाता है और गीता को अपनी कंपनी में नौकरी करने के लिए राजी कर लेता है। गीता और विजय दोनों मिलकर जी जान से काम करते हैं, जिससे शांति कंस्ट्रक्शन तेजी से उन्नति करने लग जाता है। इस बीच गीता और विजय में प्यार भी पनपने लगता है। शांति कंस्ट्रक्शन के 2 वर्ष पूरा होने की खुशी में विजय शहर के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित करता है। गीता के माध्यम से विशेष रूप से वह आरके गुप्ता को भी आमंत्रित करता है। यहाँ आरके गुप्ता विजय पर यह कहते हुए अपना आह्वान जताता है कि उसकी सफलता के पीछे उसके उन 2 बड़े टेंडरों के लीक होने की भी बड़ी अहम भूमिका थी। इस पर विजय कहता है कि उसके ऊपर आरके गुप्ता के कई और कर्ज हैं, जिसे वह उतार कर ही दम लेगा। तब शेखर वहाँ आकर कहता है कि विजय अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे ज़रूर उतारेगा। हालांकि वह विजय के द्वारा कही जा रही कर्ज के बारे में कोई खास बात नहीं जानता है। इधर आरके गुप्ता रवि को कुछ चीज़ लाने के लिए कहता है, जिसे लेकर जब वह आता है तो उसमें से कुछ किताबों को आरके गुप्ता कुसुम को देने के लिए कहता है। रवि और कुसुम इसी बहाने अपने प्रेम का प्रदर्शन करने लगते हैं। विजय राजकुमार गुप्ता की कंपनी आरके कंस्ट्रक्शन को ही नहीं बल्कि हर जगह राजकुमार गुप्ता और उसके परिवार को हानि पहुंचाने और नीचा दिखाने की बात सोचता रहता है। इसी क्रम में एक तरफ जहां वह एक ज़मीन के टुकड़े को नीलामी में उसके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक मूल्य लगाकर खरीद लेता है, तो दूसरी तरफ अपनी कंपनी की दूसरी सालगिरह के अवसर पर आयोजित भोज
की फोटोग्राफ में शेखर और शीतल की प्रेम भरी तस्वीर को देख उसकी ज़िंदगी में भी आग लगाने का फैसला लेता है। हालांकि वहां मौजूद गीता उसकी इस बात का विरोध करती है, बावजूद इसके विजय उन दोनों की दोस्ती को तुड़वाने में जुट जाता है। इस क्रम में वह शीतल से मिलकर उसे अपने नए खरीदे ज़मीन पर फाउंडेशन स्टोन रखने की बात करता है। शीतल इस बात से इनकार कर रही होती है, लेकिन तभी शेखर वहां आकर उसे इस बात के लिए राज़ी कर लेता है। वह फाउंडेशन स्टोन डालती है और उसके बाद वहां होने वाले पार्टी में भी शेखर के साथ नाच गाना करती है। शेखर और शीतल के प्रेम में दखल देने और उसे तोड़ने के उद्देश्य से एक दिन विजय शीतल के घर जाता है। वह शीतल को साथ ले एक होटल की तरफ जाना ही चाहता है कि तभी वहाँ शेखर आ जाता है। उस समय अपने ड्यूटी पर से आने के कारण वह पूरी तरह से धूल धूसरित है। तब शीतल उसे तैयार होकर आने के लिए कहती है। इस बीच विजय शीतल को यह कहकर एक होटल में ले आता है कि जब तक शेखर स्नान कर वहाँ आए तब तक ये दोनों यहाँ खड़ा रहने की जगह होटल में ही रहकर उसका इंतजार करेंगे। तभी विजय शेखर की गाड़ी की चाबी में ही लगी रहने की को देख लेता है। शीतल से आंखें बचाकर वह उस चाबी को ले लेता है। इधर होटल में विजय शीतल के संग नाश्ता कर रहा होता है, चाय पी रहा होता है और उधर शेखर बेचैनी से अपनी कार की चाबी ढूंढ रहा होता है। विजय शीतल से कुछ विशेष बात करना चाहता है, लेकिन तभी शेखर के वहां आ जाने से वह इस बात को अपने मुंह में ही रख लेता है। बातनी स्वभाव वाला शेखर बातों ही बातों में शीतल से चाय बनाने कहता है। जब तक शीतल चाय बनाती है तब तक वह इधर उधर देखता है तो अपनी चाबी को वहीं पाता है। इसके बाद वह चाय की कप को गिरा देता है और चाबी विजय के पास से उठाकर टेबल पर रख देता है। हालांकि वह इस मामले को उजागर करने की जगह यह कहकर दबा देता है कि आजकल उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और शायद उसने ही विजय की पॉकेट में इस चाबी को रख दिया हो। तब विजय सारा माजरा समझ लेता है और वहाँ से उठकर यह कहकर चल देता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया है। शेखर शीतल की शादी की बात करता है, तब शीतल भी उसके लिए हामी भर देती है। इधर विजय अपनी कार से जब जा रहा होता है तभी तेजी से कार चलाते हुए कुसुम यानी बबली वहां से गुजरती है। विजय को हाय कहकर वह अभी थोड़ी ही दूर आगे गई होती है कि उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तब विजय उसे लेकर उसके घर पहुंच जाता है। यहाँ कुसुम की हालत देख उसकी माँ कामिनी और उसके पिता राजकुमार गुप्ता दोनों विचलित होते हैं। इसके बाद आर.के. गुप्ता विजय का धन्यवाद करते हुए उससे हाथ मिलाता है तो उसके हाथ में खून लग जाता है। राजकुमार गुप्ता के इस बारे में पूछने पर विजय बताता है कुसुम यानी बबली को उठाते वक्त कार के किसी पार्ट से उसे एक चीरा लग गई है जिससे खून बह रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तब कामिनी उसे बैंडेज कर देने की बात करती है। पहले तो विजय बैंडेज करवाने से इनकार करता है, लेकिन जब कामिनी उसकी मां के बराबर होने की बात करती है तो वह तैयार हो जाता है। बैंडेज करने के बाद कामिनी उसे बैंडेज जल्दी जल्दी बदलवाने कहती है। उसके घाव जल्दी भर जाएंगे। इस पर विजय उसके घाव जल्दी नहीं भरते कहकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन बलवंत राय विजय के पास आता है और उसे उसकी शानदार सफलता की बधाई देता है, लेकिन इस क्रम में जब वह आर.के. गुप्ता को कुत्ता के बराबर भी नहीं रहने देने की बात करता है तो विजय का गुस्सा भड़क जाता है और वह बलवंत राय को 2-4 झापड़ रसीद करता है। बलवंत राय उसके उसका परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए वहां से चला जाता है। इधर आर.के. गुप्ता अपनी पत्नी कामिनी को चेतावनी दे रहा है कि वह कुसुम यानी बबली पर नियंत्रण रखे। रवि को उसने नौकरी से निकाल दिया है। इस बात की जानकारी कामिनी को देते हुए वह कहता है कि अब जल्दी से जल्दी कुसुम यानी बबली के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढो। इसके बाद कुसुम जब गीता के पास जाकर अपनी इस दुख भरी कहानी को सुना रही होती है तो इससे पहले कि गीता उसे कुछ बता पाती, विजय उससे अपने पिता का घर छोड़ देने और अपना निर्णय खुद लेने या नहीं तो रवि के प्यार को भूल जाने की बात करता है। पिता के घर छोड़ने की स्थिति में विजय उसे अपने घर में रहने देने की भी बात करता है। तब बबली यानी कुसुम यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसके पिता उसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वह बड़ी हो गई है। कुछ भी शेखर और शीतल दोनों इधर मग्न होकर नृत्य और संगीत करते हैं। इस बीच एक सरकारी भूखंड पर मकान निर्माण की एक योजना के बारे में प्रशासक पी.एल. वर्मा, जिसकी भूमिका इफ्तिकार ने निभाई है, वह शहर के कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाकर उसके टेंडर भरने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। विजय पी.एल. वर्मा के बारे में गीता से पूछता है कि वह कैसा व्यक्ति है ताकि उसे घूस देकर टेंडर अपने नाम करवाया जा सके। इस पर गीता कहती है कि वह बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है और घूस की बात करने पर काम बनने की जगह और बिगड़ जाएगा। उधर आर.के. गुप्ता अपने सेक्रेटरी को जब 30,000 रुपया पी.एल. वर्मा को घूस देने की बात करता है तो वह आर.के. गुप्ता को इसके लिए मना करता है कि वह उस घूस के एकदम खिलाफ है और ऐसा होने से उसका काम बिगड़ सकता है। लेकिन आर.के. गुप्ता ने उसे एक नई बात बताई
कि वह 30,000 रुपया लेकर पीएल वर्मा के कार्यालय में जाए और वहाँ खुद को विजय का आदमी बताए, और वह ऐसा ही करता है। इसके बाद पीएल वर्मा आर.के. गुप्ता के सेक्रेटरी को विजय का आदमी समझकर वहाँ से भगा देता है। साथ ही वह आर.के. गुप्ता को यह कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है। विजय जब इसका प्रतिरोध करने पीएल वर्मा के पास जाता है तो वह उसे भी उसके आदमी के द्वारा भेजे गए घूस की बात बताकर अपने निर्णय को उचित बताते हुए वापस भेज देता है। विजय जब घर वापस आता है तो काफ़ी गुस्से में रहता है। इसे देखकर गीता कहती है कि अगर वह एक हार मान ही लेता है तो उसमें क्या कमी रह जाएगी, उसके पास तो पहले से ही बहुत पैसे हैं। तब वह बताता है कि उसने महंगे दाम पर वहाँ भूखंड चारों तरफ खरीद लिए हैं और अब असल मज़ा आएगा, और वह वहाँ पर बिल्डिंग बनाकर उसे आधे दामों में बेचेगा। इस पर गीता उसे समझाती है कि इस तरह से वह पूरी तरह से डूब जाएगा। तब विजय कहता है कि वह यहाँ लेकर आया ही क्या था, सिर्फ माँ की याद और उसका प्रतिशोध की भावना। ऐसे में वह जैसे खाली हाथ यहाँ आया था वैसे ही खाली हाथ यहाँ से चला जाएगा। उसी दौरान वह अपनी माँ की कहानी भी गीता को बता देता है। इसके बाद वह अखबार में इस बात का इश्तेहार दे देता है। जब शेखर इस इश्तेहार को देखता है तो ऐसे लेकर अपने पिता आर.के. गुप्ता के पास जाता है। तब आर.के. गुप्ता उसे समझाता है कि इससे विजय तो डूबेगा ही, हमारे भी सारे पैसे फंस जाएंगे और इस तरह से दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इस पर शेखर कहता है कि विजय तो काफ़ी समझदार है, फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब आर.के. गुप्ता भी यही बात दोहराते हुए इस बात को जानने का प्रयास करता है कि आखिर विजय ऐसा क्यों कर रहा है। शांति कंस्ट्रक्शन के इश्तेहार को देखकर आर.के. गुप्ता को फाइनेंस करने वाले सारे फाइनेंसर उससे अपने पैसे मांगने आ जाते हैं और वह अपने कैशियर को इस पैसे को लौटाने की बात करता है। ऐसे में आर.के. गुप्ता बलवंत के पास चला जाता है और उसे किसी भी तरह से शांति कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने देने की बात करते हुए 1.5 लाख रुपये देता है। हालांकि जब बलवंत राय विजय को अपने गुंडे से मरवाने की बात करता है तो इस पर आर.के. गुप्ता मना कर देता है और कहता है वह फिलहाल उसके काम को ही किसी तरह से नहीं होने दे। इसके बाद जब बलवंत राय शांति कंस्ट्रक्शन को सीमेंट सप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वह सबसे बड़ा सीमेंट सप्लायर है, तो विजय परेशानी में पड़ जाता है। इस पर गीता विजय से कहती है कि दोनों की जिद में पूरी तरह से बर्बादी निश्चित है। सीमेंट के सारे ठेके बलवंत राय के पास है, वह दूसरे को तो ब्लैक में सीमेंट बेच रहा है, लेकिन शांति कंस्ट्रक्शन को वह सीमेंट ब्लैक में भी नहीं दे रहा है। इसके बाद विजय एसीबी को सूचना देकर बलवंत राय के सीमेंट के गोदाम पर छापा मरवा देता है। पुलिस बलवंत राय को खोज रही होती है। तब वह विजय को अपने गुंडे से मरवाने का निश्चय करता है। इधर रवि विजय के पास आता है तो विजय उसे समझाता है कि वह बबली से कल सुबह शादी करने आ जाए और इसमें वह भी उसकी पूरी मदद करेगा। रवि के साथ सुबह शादी करने के उद्देश्य से कुसुम यानी बबली गुप्ता रात में छुपते छुपाते अपने घर से विजय का घर आने के लिए निकलती है। तभी उसका भाई शेखर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। पूछने पर वह बताती है कि वह शादी करने के लिए विजय के घर जा रही है। विजय के घर जाने की बात सुनकर शेखर गुस्सा में उससे पूछता है कि जो विजय अपने घर का सर्वनाश करने में जुटा है तुम उसके घर जा रही हो। ऐसा कहते हुए उसे पकड़कर घर में लाकर एक कमरे में बंद कर देता है और फिर गुस्से में तमतमाते हुए विजय के पास आ जाता है। विजय उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन शेखर वहाँ बैठने की जगह उससे कहीं और चलने के लिए कहता है ताकि कुछ विशेष बात कर सके। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं वैसे ही शेखर विजय पर यह कहते हुए व्यवसाय के बाद वह उसके घर को भी बर्बाद कर रहा है, उसे पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद विजय भी उसे पीटता है। इस लड़ाई में जब दोनों पूरा खस्ता हाल हो जाता है तभी गीता वहां आ जाती है और शेखर को बताती है कि विजय भी तो कुसुम यानी बबली का भाई है, और फिर वह सारी बातों को शेखर को बता देती है। सारी बातों को जानने के बाद शेखर बबली को लेकर विजय के पास आ रहा होता है। तभी राजकुमार गुप्ता सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों को चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर एक बार घर से निकल गए तो फिर दोबारा तुम दोनों को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस धमकी के बावजूद दोनों निकलकर वहाँ से विजय के पास चले आते हैं। इस घटना के तुरंत बाद बलवंत राय आर.के. गुप्ता के पास आता है, जो उस समय विजय पर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। तब बलवंत राय उसे 5 लाख रुपये का इंतजाम करने के लिए कहता है ताकि वह विजय को समाप्त कर आर.के. गुप्ता के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर सके। बलवंत राय विवाह करने आ रहे रवि का अपहरण कर लेता है। फिर वह फ़ोन से कुसुम गुप्ता यानी बबली को यह सूचना देता है कि रवि उसके कब्जे में है, रवि को पाना है तो विजय को प्रगति मैदान भेज दो। जब बबली विजय को इस बात की जानकारी देती है तो विजय अकेले प्रगति मैदान की तरफ चल देता है। इस बीच आर.के. गुप्ता के मन में उथल पुथल का दौर चल रहा है।
और वह विजय को आसन्न संकट की जानकारी देने उसके घर आता है। यहाँ वह दीवार पर शांति की तस्वीर टंगी देखता है। तब वह अपने किए पर शांति से माफ़ी मांगता है और विजय को हर हाल में सुरक्षित लाने का वचन देता है। विजय जब प्रगति मैदान पहुंचता है तो वहां बलवंत राय को रवि को बंधक बनाए हुए पाता है। विजय बलवंत राय को अपने आने की सूचना देकर रवि को छोड़ने के लिए कहता है। इस पर बलवंत राय विजय से कहता है कि रवि को तो छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारा भी तो हिसाब करना है। और ऐसा कहकर वह विजय को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर उसके मुंह पर लगातार कई थप्पड़ देकर उसे कर्ज और सूद दोनों चुकाने की बात करते हुए जमकर उसकी पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ शेखर आ जाता है। फिर बलवंत और उसके गुंडे के साथ दोनों की लड़ाई होने लगती है। हालांकि इस क्रम में बलवंत विजय और शेखर दोनों को एक खंभे में बांध देता है और आर.के. गुप्ता के आने का इंतजार करने लगता है। आर.के. गुप्ता के वहाँ आने पर बलवंत 5 लाख रुपया लेकर आर.के. गुप्ता को एक चाकू थमा देता है और कहता है कि इससे वह अपने बेटे के बंधन को खोल दे और विजय को मार दे। बलवंत राय आर.के. गुप्ता को यह कहकर भड़काता है कि देखो, विजय ने किस प्रकार से तुम्हारे पूरे परिवार को अपने पाले में कर लिया है और तुम्हारी बर्बादी कर रहा है। इसके बाद आर.के. गुप्ता पहले शेखर के बंधन को खोलता है और फिर विजय के पास चाकू लिए हुए जाता है, लेकिन फिर वह चाकू वहां से फेंक कर वापस बलवंत राय के पास आता है और कहता है कि 5 लाख रुपया देने के बाद अब उसकी हत्या करने की बारी मेरी है। और तब वह बलवंत राय से बातों ही बातों में पिस्टल ले लेता है। बलवंत राय उस रिवॉल्वर से आर.के. गुप्ता को विजय की हत्या करने के लिए कहता है, लेकिन आर.के. गुप्ता यह कहकर विजय की हत्या करने से इनकार कर देता है कि विजय उसका बेटा है। इस पर बलवंत राय कहता है कि तुम भले ही उसे बेटा मानकर माफ़ कर सकते हो, लेकिन वह विजय को हरगिज नहीं छोड़ेगा। इस पर आर.के. गुप्ता कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। इस बीच बलवंत अपने पैर से एक जोरदार झटका आर.के. गुप्ता के हाथों पर देता है, जिससे रिवॉल्वर उसके हाथों से छिटक कर ज़मीन पर गिर पड़ता है। बलवंत तुरंत उस रिवॉल्वर को लेकर विजय पर गोली चला देता है, लेकिन इससे पहले कि गोली विजय को लगे और उसकी जान ले, इस आर.के. गुप्ता बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। गोली लगने से आर.के. गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बीच विजय और शेखर दोनों मिलकर बलवंत और उसके गुंडे से भिड़ जाते हैं। तभी रवि पुलिस के साथ वहां आ जाता है। फिर पुलिस बलवंत को गिरफ्तार कर वहां से ले जाती है। इधर घायल पड़ा हुआ आर.के. गुप्ता अपने दोनों बेटे विजय और शेखर से मिलकर रहने की बात करते हुए विजय से उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए दम तोड़ देता है। फिर सब मिलकर आर.के. गुप्ता का अंतिम संस्कार करता है और आपसी वैमनस्यता को भूलकर एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। इसके अलावा अब पहले जहाँ कहीं भी शांति कंस्ट्रक्शन या राज कंस्ट्रक्शन का अलग अलग होर्डिंग्स होता था, उसकी जगह अब शांति राज कंस्ट्रक्शन के बोर्ड लगे मिलते हैं, क्योंकि अब इन दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया गया है।